राधे राधे फ्रेंड्स। आज उसने पहली बार वह काम किया जो वह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपने छोटे बेटे अकाय पर हाथ उठाया। उससे माया को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना ज्यादा। विराट दीवार से अपना सर लगाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके आंसू टपकने लगते हैं, दिल में दर्द उठता है। माया, आई एम सॉरी। दूसरी तरफ सनम घर का सारा काम काज कर रही थी जैसे वह हमेशा करती है। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द था क्योंकि उसे जानवरों की तरह पीटा गया था। इतनी आसानी से उसके जख्म बढ़ने वाले नहीं थे। बेला अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में ताश खेल रही थी। आज उसकी किट्टी पार्टी थी तो उसकी सारी दोस्त वहां पर आई हुई थी। सबने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ पहन रखा था। हाई सोसाइटी की औरतें लग रही थी। सनम वहां से गुजर ही रही थी तो कि तभी बेला ने आवाज लगाते हुए कहा, हे तुम यहाँ पर आओ जल्दी। सनम चुपचाप अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। बेला ने अपने हाथ में ताश के पत्ते देखते हुए कहा, खाली गिलास उठाकर ले जाओ और इनमें ड्रिंक लेकर आओ, जल्दी करो। सनम चुपचाप अपना सर हिला लेती है। वह सारे गिलास प्लेट में उठाती है और जाने लगती है। तभी अचानक वहां पर बैठी हुई एक औरत के पैर से उसका पैर हल्का सा टकरा जाता है और सनम थोड़ी लड़खड़ा जाती है। उसके लड़खड़ाने से प्लेट में रखा हुआ गिलास टेढ़ा हो जाता है और उसमें थोड़ी सी ड्रिंक जो बाकी थी वह उस औरत की महंगी साड़ी पर गिर जाती है। यह देखकर वह औरत एकदम से शॉक होकर चिल्ला पड़ती है, व्हाट द हेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। बेला भी हैरान होकर देखती है। वह औरतें खड़ी होकर अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, गुस्से में बोली, यू आर इडियट, दो कौड़ी की नौकरानी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखकर नहीं चल सकती तुम? मेरी कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी तुमने। यह वाइन का दाग जाएगा भी नहीं। सनम चौंक गई और घबरा गई और उस औरत को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह सनम के गाल पर खींच के एक तमाचा मारती है। सनम जो पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तमाचा खाकर उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह घबराई हुई सी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। बेला तुरंत खड़ी होकर उस औरत से बोली, ओ माय गॉड, तुम्हारी साड़ी पर तो दाग लग गया। तुम एक काम करो, वॉशरूम में जाकर इसे ठीक करो, मैं इस गूंगी गवार को तो सबक सिखाती हूँ। सनम काफी ज्यादा घबरा जाती है और औरत गुस्से में उसे घूरती हुई वहां से बाथरूम में चली जाती है। बेला सनम के पास आती है और उसके बालों को खींचकर पकड़ लेती है। सनम को बहुत दर्द होता है, आंखों से आंसू टपक जाते हैं, पर वह चुपचाप खड़ी रहती है। बेला सनम के गाल पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोली, दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ, दिखाई नहीं देता? यहाँ पर मेहमान बैठे हुए, ठीक से काम करना नहीं आता? किसी काम की नहीं है तू। इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी तूने। तुम जानती हो कि साड़ी की कीमत क्या है? अरे अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए ना तो भी इस साड़ी की कीमत वसूल नहीं होगी। बेला ने सनम के गाल पर इतनी जोर थप्पड़ मारते हुए बोला। सनम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद बेला ने सनम से कहा, तुमने जो गलती की है उसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम चलो मेरे साथ। यह बोलकर बेला सनम का हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर के बाहर ले जाती है। घर के बाहर जाने के बाद वह सनम के बालों को पकड़कर जोर से धक्का देती है और सनम गार्डन की घास पर गिर जाती है। बेला ने सनम से कहा, आज रात को घर में एक बिजनेस पार्टी है और उस पार्टी में सर्व होने वाला सारा खाना तुम अपने हाथों से बनाओगी। पार्टी की तैयारी अभी तुम खुद करोगी। अगर मुझे जरा सी भी शिकायत मिली ना तो तुम्हारी टांगे आज तो मैं पक्का तोड़ दूंगी। सनम बेचारी बहुत दर्द में थी। एक तो वो वैसे ही उसकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन था, ऊपर से ये लोग भी उसे टॉर्चर करने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। जैसा कि बेला ने कहा, सनम सारा काम करने लग जाती है। वहां पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, नौकर सारे मिलकर वह काम करने वाले थे, लेकिन बेला ने सबको मना कर दिया और सिर्फ सनम को ही ये काम करने के लिए बोला तो कोई आगे आया ही नहीं। सबको अपनी नौकरी प्यारी थी। बेचारी सनम पहले उन बड़े बड़े बर्तनों को पीछे की तरफ ले जाती है, पानी चलाकर सभी बर्तनों को अच्छे से साफ करती है। उसके बाद वापस आकर सब्जियां काटना शुरू कर देती। तकरीबन कई घंटे तक वह पूरी मेहनत करती है और जैसे तैसे करके खाना तैयार करने लग जाती है। घर के अंदर पूरी डेकोरेशन हो गई थी। रात के टाइम पर वहां पर मेहमान आना शुरू हो गए थे। बेला घर में आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अपने डायमंड सेट को पहनते हुए वह अपने आप को आईने में ऐसे निहार रही थी जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को देख रही हो और उससे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। तभी उसका पति पीछे से आता हुआ बोला, क्या बात है, आज तो कहर ढा रही हो। पार्टी में सब लोगों की नजर तुम पर ही जमने वाली है।
इस पर बेला ने अपने आप पर प्राउड फील करते हुए मुस्कुराकर कहा, वह तो जमेगी ही, आखिर मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। जयप्रकाश बेला के कंधों पर हाथ रख के बोला, इस उम्र में भी तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। बेला ने पलटकर जयप्रकाश के सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा सा सहलाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, क्या मतलब है तुम्हारा इस उम्र से? देखो ना, तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे उम्र का ताना मत दिया करो। अभी भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा जवान लगती हूँ और खूबसूरत भी। ठीक है, अगर तैयार होकर बाहर निकल जाऊं तो आज भी मजनू मेरी राहों में फूल बिछा के बैठे हैं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें चुना है अपनी जिंदगी में। यह बोलकर वह फिर से पलट जाती है और अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करने लगती है। जयप्रकाश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम इलियाना की ही माँ नहीं, उसकी बड़ी बहन लगती हो। सब लोग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। इलियाना के सारे फ्रेंड्स आ चुके थे और वह अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हुई बहुत एंजॉय कर रही थी। उसने गाउन पहन रखा था और वह बहुत ज्यादा प्रिटी और खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। बेला भी जयप्रकाश के साथ उन लोगों को अटेंड करने में लगी हुई थी। तभी जयप्रकाश ने बेला के कान में हल्का सा फुसफुसाया और कहा, तुम जाकर देखो कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। बेला ने सहमति से सर हिलाकर कहा, हाँ हाँ मैं अभी देखती हूँ। उसके बाद वह अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए हाथ में ब्रांडेड न्यू मोबाइल लेकर अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। वह पीछे गार्डन की तरफ आकर देखती है कि गूंगी गवार यानी कि सनम ने खाना तैयार किया या नहीं। दूसरी तरफ सनम ने पूरी जी जान से मेहनत करके खाना तैयार करने में लगी हुई थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वह अकेले ही थी जो सारा खाना तैयार कर रही थी। वह बड़ी सी कड़छी लेके बर्तन पर मारती है और देखती है कि खाना अच्छे से पककर तैयार हुआ कि नहीं। हाथ पैरों पर कालिक लग गई थी, वह पसीने पसीने हो गई थी, थककर चूर हो गई थी, मगर फिर भी काम में लगी हुई थी। बाल भी बड़ी बुरी तरीके से बिखरे हुए थे। कपड़े तो वैसे भी वो कहाँ ढंग के मिलते थे पहनने को, वही फटे पुराने। दूर से बेला सनम को काम करता हुआ देखकर गहरी सांस लेकर बड़बड़ाई, पता नहीं अभी तक खाना तैयार किया या नहीं। इसके बाद वह अपने कदमों को सनम की तरफ बढ़ा लेती है। सनम के पास पहुंचकर बेला ने कहा, अरे तो गूंगी गवार, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अंदर मेहमान वेट कर रहे हैं, उनको भूख लगी है। सनम तुरंत इशारा करके बताती है कि खाना लगभग तैयार हो गया है, बस थोड़ा बचा हुआ है। बेला इरिटेट होकर अपना माथा रगड़ने लगती है और फिर सनम से कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि टाइम पर खाना तैयार हो जाना चाहिए। खाना लगने का वक्त हो गया और तू कह रही है कि अभी थोड़ा बचा हुआ है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? बेइज्जती करवाने का इरादा है क्या? सनम तुरंत ना में सर हिला देती है। अब बेचारी अकेली लड़की को इतने लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है, कैसे वह इतनी जल्दी जल्दी बना सकती थी? फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी। बेला ने सनम से कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट के अंदर फटाफट खाना तैयार करवाओ। मैं कुछ वेटर्स को भेज रही हूँ, उसके बाद वह खाना यहाँ से लेकर पार्टी में जाएंगे, ठीक है? सनम अपना सर हिला देती है और बेला अनोइंग सा फेस बनाकर वहां से चली जाती है। सनम फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी अचानक आग का जलता हुआ कोयला उसके हाथ पर गिरता है। जब वह चूल्हे में लकड़ियां डाल रही थी, अचानक सनम का अपना हाथ झटकने लगती है। वह अपने काम को देखती है जो जल रहा था और लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह फूंक मारकर अपनी जलन को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विराट डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। खुशी भी बैठी हुई थी, सुभद्रा भी बैठी हुई थी। काफी टेंशन का माहौल था। सुभद्रा ने विराट से कहा, अकाई ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही वह बाहर आ रहा है, सुबह से बस रोई जा रहा है। विराट कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर प्लेट में थोड़ा खाना डालकर खड़ा हो गया। वह अपनी माँ से कहता है, मैं उसे खाना खिलाकर आता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। सुभद्रा और खुशी चुपचाप उसे जाता देखती हैं। फिर खुशी सुभद्रा से बोली, दादी क्या पापा मानेंगे? यह तो मैं भी नहीं जानती कि अकाय गलत जिद कर रहा है, पर आंटी मेरी मम्मा जैसी ही दिखती हैं, मगर वह मम्मा नहीं है। सुभद्रा ने गहरी सांस लेकर खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर पता नहीं अब क्या होने वाला है। अकाय बहुत छोटा है ये सब कुछ समझने के लिए। विराट अकाय के कमरे में के बाहर पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वह जानता था कि ऐसा ही होगा। वह एक गहरी सांस लेता है, फिर से खटखटाता है, अकाय दरवाजा खोलो। मगर वह हल्का सा दरवाजा को पुश करता है तो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। दरवाजे को अंदर
थोड़ा सा खोलकर विराट कमरे के अंदर जाता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कमरे में बिल्कुल शांति और सन्नाटा था। कमरा साफ हो चुका था। सुबह जो बवाल अकाई ने कमरे में मचाया था, अब सब वो ठीक कर दिया गया था। विराट की नजर बिस्तर के दूसरी तरफ पड़ती है। एक छोटा सा सर उसे दिखाई देता है। विराट धीरे धीरे अपने कदम अकाई की तरफ बढ़ा लेता है। वहां पहुंचकर देखता है कि अकाई अपने घुटनों को हक करके अपना सर उसमें छुपाकर बिस्तर के पास दुपक कर बैठा हुआ है। शायद परेशान है, रो रहा है। उसे ऐसे बैठा हुआ देखकर विराट को बहुत बुरा लगता है। सुबह उसने जो हरकत की थी उसे याद करके उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अपने बेटे और बेटी से उसने हमेशा बहुत ज्यादा प्यार किया है। माया के चले जाने के बाद वह खुद ही खो गया है। क्या उन्हें संभालेगा? विराट अकाई के पास नीचे बैठ जाता है और अकाई से कहता है, तुम डिनर करने के लिए क्यों नहीं आए? अकाई अपना सर उठाकर विराट की तरफ देखता है। उसकी छोटी छोटी आंखें रो रो कर सूज गई थी, आंसुओं से भरी हुई थी, जिन्हें देखकर विराट को बहुत तकलीफ हो रही थी। मगर अकाई फिर भी उसे इग्नोर करके अपना चेहरा वापस अपनी टांगों में छुपा लेता है। अपने बेटे को दुख को ऐसे इग्नोर करता हुआ देखकर विराट ने कहा, अकाई बेटा खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। अकाई मुझे नहीं खाना। विराट ने अकाई को समझाते हुए कहा, देखो अकाई, छोटी सी उम्र में ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, तुम कमजोर हो सकते हो, चक्कर आ सकते हैं। खाना खा लो, पापा की बात मान लो। अकाई ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आप गंदे हो, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। अकाई की बात सुनकर विराट थोड़ा इरिटेट हो जाता है, मगर फिर वह शांत रहने की कोशिश करता है। वह अकाई से बोलता है, अकाई देखो बेटा, मेरी बात सुनो। जिसे तुम अपनी मम्मा समझ रहे हो तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी मम्मा भगवान के पास चली गई हैं और वह औरत तुम्हारी मम्मा नहीं। बस फालतू की जिद करना बंद करो और चुपचाप खाना खा लो। अकाई ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मेरी मम्मा ही है वो। मैं भगवान से रोज प्रे करता हूँ कि मेरी मम्मा को वापस भेज दो। उन्होंने मेरी मम्मा को वापस भेज दिया है। वे मेरी ही मम्मा है और मुझे वह चाहिए। मैं उनके हाथों से ही खाना खाऊंगा, वरना मुझे खाना नहीं खाना। ले जाइए आप इस खाने को। अब अकाई की यह फालतू की जिद विराट को परेशान करने लगी थी। उसका दिमाग खराब होने लगा था। विराट ने थोड़ी सी आवाज में कड़कपन लाते हुए कहा, अकाई, ऐसा नहीं है। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वह वापस नहीं आता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अकाई ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं उनके बिना खाना नहीं खाऊंगा। मेरे सब दोस्तों के पास उनकी मम्मा है, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे वो चाहिए, मुझे लाकर दीजिए मेरी मम्मा। अब विराट को गुस्सा आने लगा था क्योंकि अकाई उसकी बात नहीं मान रहा था। विराट ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम खाना खा रहे हो या नहीं, वह तुम्हारी मम्मा नहीं है और उन्हें यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम जिद लेकर बैठ गए हो। तुम कोई खिलौना नहीं मांग रहे हो जो मैं तुम्हें ला कर दूं। तुम अपनी मम्मा मांग रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है। अकाई और भी फूट फूट कर रोने लगता है। विराट का दिमाग खराब होने लगता है। उसने प्लेट को नीचे रखते हुए कहा, चुपचाप खाना खा लो। अकाई को गुस्सा आ जाता है। वह खाने की प्लेट को जोर से हाथ मारता है, जिससे वह प्लेट पलट जाती है और सारा खाना फर्श पर फैल जाता है। विराट हैरान हो जाता है। अकाई ने चिल्लाकर खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना, जब तक मेरी मम्मा नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाइए आप यहाँ से, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विराट अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है, मगर वह इस बार अपने छोटे से बच्चे पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। विराट खड़ा होकर कहा, ठीक है, तो जिद कर रहे हो ना, जब भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लोगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं है तो वह यहाँ नहीं आ सकती। चाहे कोई भी जिद करो, चाहे कुछ भी करो, मगर मैं उस लड़की को इस घर में लेकर नहीं आऊंगा जिसे तुम अपनी मम्मा समझते हो, क्योंकि वह तुम्हारी मम्मा नहीं है। विराट इरिटेट होकर कमरे से बाहर चला जाता है। वह कमरे से बाहर निकला तो खुशी और सुभद्रा भी दौड़ते हुए वहां आ गए। सुभद्रा ने कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ आवाज सुनी, क्या बात है? उसने खाना खाया क्या? विराट ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, उसका दिमाग खराब हो गया है। मॉम बोल रहा है कि उसकी मम्मा चाहिए, वह उस लड़की को इस घर में लाने को कह रहा है। सुभद्रा ने विराट से कहा, तो फिर तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? विराट अपनी मॉम की बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब मॉम आपका? आप क्या कहना चाहती हो कि मैं किसी भी लड़की को माया बनाकर इस घर में ले आऊं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वह इस दुनिया में नहीं है और वह लड़की, उसकी तो सिर्फ शक्ल ही माया से मिलती है, वह मेरी माया नहीं है।
अकाय नाजायज जिद कर रहा है, कैसे मान जाऊं उसकी बात मैं। उसके बाद विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रहने दीजिए, जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो वह अपनी जिद छोड़ देगा। कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे घूमकर उसे मनाने की। यह बोलकर विराट अपने कमरे में चला जाता है। खुशी ने अपनी दादी माँ की तरफ देखकर कहा, दादी अब क्या करें? ना अकाय मानने को तैयार है ना ही पापा। सुभद्रा ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अकाय ये जिद कैसे लेकर बैठ गया। विराट का गुस्सा मैं समझती हूँ, पर अकाय भी जिद्दी है। उसके बाद सुभद्रा ने दीवार पर टंगी हुई माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, अब तो माया ही कुछ कर सकती है। रात के वक्त क्लब में बड़ी जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ रंगीन लाइटें फैली हुई थी और शहर के यंगस्टर यहाँ पर मस्त शराब के नशे में झूमकर पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वहीं एक प्राइवेट कमरे में बैठा हुआ विराट अपने दर्द से उभरने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें दर्द में डूबी हुई थी, उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। उसके सामने शराब की बोतल खाली होती जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। पूरी तरह से नशे में धुत होकर शराब की बोतल पे बोतल खाली करके विराट सोफे पर ही गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी क्योंकि उसकी पलकें भारी होने लगी थी। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने अपने चेहरे पर किसी के नरम मुलायम हाथ को महसूस किया, जैसे कोई प्यार से उसके चेहरे को सहला रहा हो। अचानक विराट की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, एक नरम और मुलायम हाथ। विराट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। वह खूबसूरत चेहरा जिसे देखने के लिए वह ना जाने कितने वक्त से तड़प रहा था। उसकी माया जो उसे देखते ही मुस्कुरा रही थी। वही लंबे काले बाल, गहरी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें, गुलाबी होठ और मोतियों की तरह चमकते दांत, जिनमें उसका मुस्कुराना हद से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। विराट माया को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर दबोच लेता है। विराट बहुत मदहोशी भरी आवाज में बड़ी मुश्किल से आंखों को खुला रखते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई लव यू सो मच। यह बोलकर विराट ने उस खूबसूरत लड़की के होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही पैशनेटली तरीके से उसे किस करने लगा। वह अपने होठों पर किसी के किस को महसूस कर रहा था जो डीप, अग्रेसिव और पैशनेट तरीके से होता जा रहा था। तभी अचानक विराट को मदहोशी भरी हालत में कुछ एहसास हुआ। यह कौन है? यह लड़की कौन है? यह माया नहीं है। इसकी खुशबू माया जैसी नहीं है। इसका एहसास माया जैसा नहीं है। आखिर ये लड़की कौन है? विराट तुरंत होश में आया। उसने उस लड़की के कंधे को पकड़कर अपने आप से दूर किया, उसकी पलकों को कुछ देर झपकाया और अपने चेहरे को साफ तरीके से देखने की कोशिश की। कुछ सेकंड पहले जहां उसे माया की खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था, अब उसे उस लड़की का असली चेहरा नजर आया। शायद वो वहां की कोई क्लब डांसर थी या शायद कोई कॉल गर्ल जो यहाँ विराट के पास अपनी खूबसूरती का जादू चलाने और अपनी किस्मत आजमाने आई थी। अचानक अपने ऊपर इस अनजान सी लड़की को देखकर विराट की आंखें सिकुड़ गई और अगले ही पल उसने उस लड़की को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह बुरी तरीके से जमीन पर गिर पड़ी। विराट गुस्से में बड़ी मुश्किल से थोड़ा सीधा होकर सोफे पर खुद को एडजस्ट करते हुए बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? जाओ यहाँ से। वह लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है। वह इस करोड़पति बिजनेसमैन पर अपने हुस्न का जादू चलाना चाहती थी ताकि खुद की जेब गरम कर सके, कुछ पैसे निकलवा सके इससे, मगर इसकी हालत देखकर तो लग रहा था यह तो नशे में भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। बेचारी मायूस होकर वहां से चली जाती है। विराट अपना माथा रगड़ने लगता है, फिर से सोफे के कोने में अपना सिर रख लेता है और एक गहरी सांस लेता है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी माया की। दूसरी तरफ सनम ने पार्टी के सारे खाने का अरेंजमेंट कर दिया था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कर दिया। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई, सब लोग चले गए। उनके चले जाने के बाद बेला सनम के पास आकर बोली, एक गूंगी गवार, पार्टी खत्म हो चुकी है, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। अब ये जो जितने जूठे बर्तन है सबको धो डाल और जल्दी कर। सनम चुपचाप अपना सर हिलाती और अपने काम में लग जाती।
कुछ नौकर उसकी मदद करने लगते हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज्यादा है, जिसमें खाना बनाया गया था वो भी और जिसमें खाना खाया गया था वो भी। तो कम से कम 7-8 लोग एक साथ लगे, तब कहीं जाकर घंटे भर में बर्तन साफ हुए। जैसे ही सारे नौकर सनम की मदद करने लगते हैं, वैसे ही बेला उन नौकरों से कहती है, तुम लोगों को बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर, क्या मैं तुम लोगों से कहा था कि इसकी मदद करो? सारे नौकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। बेला ने कड़क आवाज में कहा, तुम सब लोग अब यहाँ से जाओ, तुम लोगों का काम खत्म हुआ, बाकी का काम ये लड़की संभाल लेगी, जाओ यहाँ से। सारे नौकर कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बेला की बात मानकर चले जाते हैं। बेला सनम की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोली, खबरदार अगर किसी की मदद ली, खुद करो सारा काम अकेले, समझी? सनम बेचारी हाँ में सर हिला देती है और अपने काम में लग जाती है। घंटे बीत जाते हैं। सनम बाहर गार्डन में पाइप ऑन करके बर्तन धो रही थी। बर्तन इतने ज्यादा थे कि इन्हें धोते हुए उसे सुबह होने वाली थी। वह थक गई थी, ऊपर से उसने खाने का निवाला तक नहीं खाया था। वह बहुत भूखी थी, बार बार आंखें बंद हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, शरीर भी दर्द हो रहा था, हद से ज्यादा थक चुकी थी पर अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहां कल्याणी आंटी आती हैं और सनम के सर पर हाथ फेरती हैं। सनम तुरंत पलटकर देखती है तो कल्याणी आंटी को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ जाती है। कल्याणी आंटी को वहां देखकर सनम थोड़ा हैरान थी। वह तुरंत खड़ी हो गई। कल्याणी आंटी ने कहा, क्या हुआ? चलो मैं तुम्हारी फटाफट मदद करवा देती हूँ। सनम ने ना में सर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। वह बार बार अंदर देख रही थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो कल्याणी आंटी को सजा मिल सकती है, जो सनम नहीं चाहती थी। सनम की घबराहट को महसूस करते हुए कल्याणी आंटी ने कहा, चिंता मत करो, सब खर्राटे लेकर सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा हमें, चलो फटाफट तुम्हारा काम खत्म करवा देती हूँ। इसके बाद दोनों बैठकर काम करने लगी। अगली सुबह विराट ऑफिस पहुंचता है। वह घर आया ही नहीं, सीधा क्लब के कमरे से ऑफिस आ गया था। ऑफिस आने के बाद वह अपने कमरे में अपने काम में बिजी हो गया। मीटिंग पर मीटिंग अटेंड करने लगा, फाइलों में घुस गया, लैपटॉप में डूब गया। खुद को 1 मिनट के लिए भी उसने फ्री नहीं किया। उसने फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वह फ्री रहता था उसका दिमाग माया की यादों में डूब जाता था, जो उसे सिर्फ तकलीफें देती थी। विराट एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए उसने अपना फोन साइलेंट पे रखा हुआ था। मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वह अपने कैबिन में वापस आया, उसने अपने मोबाइल फोन को देखा तो एकदम से उसके कदम रुक गए और आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। घर से बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। उसने तुरंत घर पर कॉल बैक किया। वह एकदम से परेशान हो गया, अजीब सी घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर में घर का एक नौकर फोन उठाता है। हेलो, सामने से युवराज बहुत डेस्परेट आवाज में बोला। हेलो, घर पर सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने मालिक की आवाज पहचानते ही तुरंत नौकर ने कहा, सर आपको कितने सारे कॉल्स किए लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे। दरअसल अकाय बाबा। अकाय का नाम सुनते ही अचानक विराट के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही डेस्परेशन में बोला, अकाय? क्या हुआ अकाय को? उसे वह ठीक तो है ना? सामने से नौकर ने जवाब दिया, अकाय बाबा बेहोश हो गए हैं, तो बड़ी मैडम उन्हें अस्पताल लेकर गई हैं। खुशी बेबी भी उनके साथ ही गई हैं। यह सुनकर विराट के कदम एकदम से लड़खड़ाए। उसकी आंखें फटी रह गई, धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब अकाय को अस्पताल लेकर गए हैं? क्या हो गया उसे? बेहोश कैसे हो गया? विराट ने होश में आते ही नौकर से तुरंत पूछा, कौन सा हॉस्पिटल है? जल्दी से शहर के हॉस्पिटल का नाम बताओ। एक सिटी हॉस्पिटल में विराट की गाड़ी बाहर आकर रुकती है। फटाफट गाड़ी से निकलकर वह अंदर भागता है। उसके चेहरे पर बहुत चिंता और घबराहट भरे हुए एक्सप्रेशन थे। बीच में आने वाली किसी भी इंसान को वह गौर नहीं कर रहा था। वह सबको इधर उधर धकेलकर आगे ही भागता जा रहा था। जल्द ही एक वार्ड का दरवाजा खोलकर वह एंट्री करता है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह देखता है कि अकाय बिस्तर पर सो रहा है। डॉक्टर बगल में खड़े हैं और सुभद्रा उसके साथ डॉक्टर के पास खड़ी है। खुशी की आंखों में आंसू थे। विराट को देखकर वह भागकर विराट के पास आती है और उसे हग कर लेती है। पापा देखो ना अकाय को क्या हो गया है। विराट की नजरें अकाय पर थी। उसका दिल बेचैनियों से भर गया। कभी ऐसे ही अस्पताल के बिस्तर पर उसने अपनी माया को खो दिया था। क्या वह अकाय को भी खो देगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। सब कुछ खो सकता है जिंदगी में, अब वह अपने बच्चों को नहीं खो सकता। माया की आखिरी निशानी है ये बच्चे उसके पास। खुशी को संभालते हुए विराट डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या हुआ है? वह अचानक बेहोश कैसे हो गया और अब उसकी तबीयत कैसी है? विराट की आंखों में बड़ा डर और चिंता नजर आ रही थी। डॉक्टर ने कहा,
कुछ ना खाने पीने की वजह से, ये स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से शायद उसे चक्कर आ गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी सो रहा है, जैसे ही जागेगा प्लीज उसे कुछ खिला दीजिएगा, फिलहाल वह ठीक है। लेकिन इतने छोटे बच्चे का इतनी देर तक भूखा रहना ठीक नहीं होता। आगे आप खुद समझदार है, ध्यान रखिएगा प्लीज। डॉक्टर यह बोलकर वहां से चला गया। विराट बहुत हैरानी से अकाय की तरफ देख रहा था। क्या वाकई में उसने रात से कुछ नहीं खाया था? सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, हमने बहुत कोशिश की उसे खिलाने की, मगर इसने नहीं खाया, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। जिद करके बैठा है कि अपनी मम्मा के हाथ से ही खाएगा, वरना नहीं खाएगा। विराट अब भी हैरानी और दर्द में खड़ा हुआ अपने बेटे को देख रहा था। कैसे जिद पकड़ के बैठ गया है उसका बेटा, कहाँ से लाए उसकी मम्मा जो इस दुनिया में ही नहीं है, और कैसे किसी को लड़की को माया बनाकर वह अपने घर में ला सकता है, कैसे माया की जगह किसी और लड़की को दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अकाय का क्या होगा? अगर उसने कुछ हो गया? विराट दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुशी विराट की तरफ देखते हुए बोली, पापा मैं जानती हूँ कि वो लड़की हमारी मम्मा नहीं है, वह सिर्फ हमारी मम्मा जैसी दिखती है, मगर अकाय उसे मम्मा समझ रहा है। अगर वह नहीं आई तो वह कुछ भी नहीं खाएगा, और अगर वह भी मम्मा की तरह मर गई तो। यह बोलते हुए खुशी की आंखों में आंसू टपकने लगे। विराट के सीने में दर्द सा होने लगा। उसने खुशी के को हक करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अकाय को, सब ठीक हो जाएगा। खुशी अपने पापा से लिपटकर रोने लगती है। खुशी 7-8 साल की थी, तो इतनी छोटी भी नहीं थी कि समझदार थी, चीजों को समझती थी, मगर अकाय बहुत छोटा था चीजों को समझने के लिए, वह बहुत ही ज्यादा छोटा था। विराट अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने सर को हाथों में पकड़कर बैठा हुआ था। उसके सीने में अजीब सी बेचैनी थी। सर उठाकर वह माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं माया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाने की? तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया दोनों बच्चों को संभालना तुम्हारे बिना। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमारे बच्चों को मिलकर पालेंगे, मिलकर संभालेंगे। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? माया की तस्वीर चुपचाप जैसे विराट को देख रही थी। माया के होठों पर मुस्कुराहट थी। माया का मुस्कुराता हुआ चेहरा विराट के लिए पूरी दुनिया था। अब तो जैसे उसकी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई हो। माया के चले जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। विराट अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। कुछ सेकंड चुपचाप रहने के बाद फाइनली वह एक गहरी सांस लेता है और अपने मोबाइल से फोन निकालता है। वह एक कॉल करता है और थोड़ी ठंडी आवाज में कहता है, उस क्लब में जो लड़की थी उसका पता लगाओ। दूसरी तरफ सनम छत पर कपड़े सुखा रही थी। धूप काफी ज्यादा तेज थी। सारे कपड़े उसने अपने हाथ से धोने पड़े थे और अब वह उन्हें छत पर सुखा रही थी। चेहरे पर वह काफी थकी हुई लग रही थी। जब वह कपड़े सुखा रही थी तो अचानक कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए। सनम इस चीज से बिल्कुल अनजान थी। सनम के पीछे कोई था जो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। सनम की आंखें एकदम से फट जाती हैं। कोई इंसान उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है। सनम बहुत ज्यादा चौंक गई थी। मानिक वहां खड़ा हुआ, चेहरे पर हवस भरी तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। हेलो बेबी डॉल। मानिक को अचानक वहां देखकर सनम के हाथ पैर कांपने लगे। वह छटपटा रही थी, लेकिन मानिक इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। मानिक सनम को इस तरह से रोने जैसी शक्ल बनाते हुए छटपटाते देख काफी मजा ले रहा था। उसने सनम से कहा, रिलैक्स, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, तो फालतू की कोशिश क्यों करती हो? और तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा? मेरी जान, बस थोड़े मजे करूंगा तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वह आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे को सनम के करीब ले आता है। सनम डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लेती है। मानिक जैसे ही उसे किस करने वाला होता है वैसे ही उसे कोई पकड़कर दूर धकेल देता है। मानिक एकदम से चौंक जाता है और सनम अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है कि कल्याणी आंटी वहां पर खड़ी थी और गुस्से में मानिक को देख रही थी। मानिक जो जमीन पर गिर गया था, गुस्से में नौकरानी की तरफ देखता है। खड़ा होकर नौकरानी से कहता है, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तूने मुझे धक्का कैसे मारा? कल्याणी ने कहा, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, अगर बोलने की तमीज नहीं है तो मुंह बंद रखो अपना। मैंने
कई बार सनम के साथ गलत हरकतें करते देखा है तुम्हें। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बच्ची के साथ ये सब कर सकते हो। अगर आइंदा मुझे सनम के आसपास तुम दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मानिक अपनी आईब्रोज उठा कर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम 2 कौड़ी की नौकरानी इतना कैसे बोल सकती हो? वह भी अपने मालिक के सामने। कल्याणी सनम का हाथ पकड़कर उसे पीछे करते हुए बोली, 2 कौड़ी के हम नहीं, 2 कौड़ी के तुम हो। तुम्हारे घरों में तो तुम्हारी खुद की माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। यह सुनकर मानिक को गुस्सा आने लगता है। वह अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मानिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानिक अब और पलटकर देखता है तो वहां पर इलियाना खड़ी हुई थी, जो शायद फोन पर बात करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। इलियाना को देखकर अचानक मानिक थोड़ा नर्वसनेस होने लगता है। वह कल्याणी की तरफ देखता है, जो कड़क आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद अपना गला साफ करते हुए मानिक इलियाना के पास जाकर बोलता है, बेबी तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे लगा तुम छत पर ही हो, इसलिए देखने चला आया। इलियाना ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो मेरे कमरे में ही थी। मानिक ने जवाब दिया, वह शायद वहाँ छत से आवाज आ रही थी ना, तो मुझे लगा शायद तुम वहाँ पर हो। वैसे मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मैं डैड के साथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस से जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। यह सुनकर इलियाना ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या? ऐसे अचानक? मानिक ने जवाब दिया, हाँ, वो डैड का कुछ इम्पोर्टेंट काम है वहाँ पर, तो मुझे साथ ले जाने के लिए बोल रहे हैं। उनकी कंपनी को अब आगे मुझे ही तो हैंडल करना है, तो काम तो सीखना ही पड़ेगा ना। इलियाना ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, नीचे चलते हैं, हम दोनों नीचे चलकर बातें करते हैं। उनके चले जाने के बाद कल्याणी सनम की तरफ देखती है, जो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कल्याणी ने उसे गले लगा लेती है। वह आदमी जब छत की तरफ आ रहा था तो कल्याणी को तभी अंदाजा हो गया था कि यह जरूर कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि सनम छत के ऊपर अकेली है, इसलिए वह तुरंत आ गई। पता नहीं ये गंदे लोग कब उस बेचारी सनम का पीछा छोड़ेंगे। जयप्रकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि रास्ते में उसे मानिक और इलियाना मिलते हैं। मानिक जयप्रकाश से बोला, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? जयप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो मानिक? मानिक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अंकल। जयप्रकाश ने पूछा, और आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? वह दोनों चलते हुए हॉल में आ जाते हैं। इलियाना भी उनके साथ आ जाती है और अब सोफे पर बैठ जाते हैं। मानिक ने कहा, बस डैड के बिजनेस को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, उनके साथ अब बिजनेस ट्रिप पर भी जाने लगा हूँ। जयप्रकाश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से बिजनेस का काम सीख लो, उसके बाद तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। यह सुनकर इलियाना अपनी आंखें रोल करती हुई बोली, कम ऑन डैड, अभी हमारी शादी की कोई उम्र थोड़ी ना हुई है, सो रेस्ट, जस्ट रिलैक्स। तभी जयप्रकाश के सेक्रेटरी की घर में एंट्री होती है। अंदर आते हुए हॉल में जाकर जयप्रकाश के पास बोला, गुड मॉर्निंग सर। अचानक सेक्रेटरी को वहां पर देखकर जयप्रकाश थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी ने कहा, सर एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, आपको बतानी थी। जयप्रकाश, इलियाना और मानिक तीनों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी काफी नर्वस लग रहा था। जयप्रकाश ने कहा, क्या बात है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर मिस्टर विराट सिंघानिया के ऑफिस से फोन आया था, वह आपसे मिलना चाहते हैं। यह शॉकिंग खबर सुनकर सब एक साथ सोफे पर खड़े हो गए। क्या? सब लोग। बेला भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। उन लोगों को हैरान देखकर बेला ने कहा, क्या हुआ? सब लोग इतने ज्यादा हैरान क्यों नजर आ रहे हैं? उसे इग्नोर करते हुए जयप्रकाश ने सेक्रेटरी से एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कुछ गलत सुन लिया है। उसने फिर पूछते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कौन मिलना चाहते हैं? सेक्रेटरी ने अगली बार फिर जवाब दिया, सर मिस्टर विराट सिंघानिया, खुद आपके ऑफिस, उनके ऑफिस से फोन आया था, वह आपसे मिलना चाहते हैं। इलियाना हैरान थी। वह अपने मन में सोचने लगी, विराट सिंघानिया, क्या यह वही विराट तो नहीं डैड से मिलना चाहता है? इतने बड़े बिजनेसमैन को भला मेरे डैड से क्या काम हो सकता है? जयप्रकाश ने कहा, ओ माय गॉड, क्या तुम सच बोल रहे हो? सेक्रेटरी ने कहा, जी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है। उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में वह आपके घर आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। यह सुनकर तो जयप्रकाश के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। वह एकदम से बोला,
ओ माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया हमारे घर आ रहे हैं। आधे घंटे बाद विराट की गाड़ी चतुर्वेदी मैंसन के बाहर आकर रुकती है। वह गाड़ी का शीशा नीचे करता है और बंगले पर एक नजर मारता है। हमेशा की तरह उसके एक्सप्रेशन बहुत ठंडे थे। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे हुए थे। कुछ सेकंड चुपचाप बैठा रहने के बाद वो गहरी सांस लेकर अपने आप से बोलता है, ज्यादा सोच मत विराट। माना कि तू नहीं चाहता, मगर अकाए की जिंदगी का सवाल है, तुझे जाना ही होगा। तुम अपने बच्चों को नहीं खो सकते। विराट ने एक गहरी सांस ली, गाड़ी का दरवाजा खोला और चश्मे और कोट को थोड़ा ठीक किया और उसके बाद बंगले के अंदर एंटर किया। विराट के गार्ड तुरंत भागते हुए विराट के पीछे पीछे चलते हैं। 2 गार्ड अगल बगल और विराट उनके बीच में आगे बढ़ रहा था। दरवाजे के पास जयप्रकाश पहले ही अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़ा हुआ था। वह काफी एक्साइटेड और नर्वस भी लग रहा था। पहली बार विराट सिंघानिया जैसा बड़ा बिजनेसमैन उनके घर आ रहा था, तो वह थोड़ा नर्वस था। दूसरी तरफ इलियाना तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। उसने एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी हल्की सी रिलीव हो रही थी, लेकिन वह बहुत हॉट लग रही थी। वह काफी एक्साइटेड थी। उसने पार्टी में एक बार विराट सिंघानिया को देखा था और उसे अप्रोच करने की कोशिश भी की थी। वह सोचने लगती है, जरूर विराट यहाँ मेरे लिए आया होगा। पार्टी में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे मुझमें कोई दिलचस्पी ही नहीं, मगर वह जरूर मुझे देखकर फिदा हो गया होगा। ओ माय गॉड, कहीं मुझे शादी का प्रपोजल रखने तो नहीं आ रहा। अरे यार, अंदर ही अंदर इलियाना शर्मा जाती है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। जयप्रकाश ने विराट के आने की सारी अरेंजमेंट करवा ली थी। विराट जल्दी ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जयप्रकाश तुरंत वहां आकर विराट के सामने थोड़ा पोलाइट होकर बोला, मिस्टर विराट सिंघानिया, मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप आने वाले हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? विराट हल्का सा अपना सर हिला देता है। उसके बाद जयप्रकाश ने कहा, प्लीज अंदर आइए। वह लोग विराट को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जयप्रकाश ने विराट से कहा, प्लीज बैठिए। विराट अपने कोट का बटन खोलता है, थोड़ा सा पीछे हटता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसका चलने का, देखने का और बैठने का हर स्टाइल लाजवाब था। इलियाना तो कुछ ज्यादा ही फिदा हो रही थी। उसने आगे जाकर विराट से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हाउ आर यू? विराट इलियाना की तरफ एक नजर मारता है। इलियाना चेहरे पर एक सेक्सी सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी, मगर विराट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करके जयप्रकाश की तरफ देखता है और बोला, मिस्टर जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। विराट की बात सुनकर जयप्रकाश और बेला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। इलियाना जाकर सोफे पर बैठ जाती है। बेला ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, कहिए क्या ऑफर लेकर आए हैं आप? जयप्रकाश ने भी कहा, मेरे ख्याल से हमने पहले कभी साथ में बिजनेस नहीं किया। आप ऐसे अचानक आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी थी तो आप मुझे बुला सकते थे, मैं आपके ऑफिस आ जाता। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? विराट ने जवाब दिया, मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे ही आना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज लेने आया हूँ। जयप्रकाश कुछ समझ नहीं पाया और ना ही बेला कुछ समझ पाई। इलियाना भी समझने की कोशिश कर रही थी। इलियाना ने कहा, आप जैसे बिजनेसमैन को भला मेरे डैड से क्या चाहिए? विराट ने कुछ सेकंड में चुप्पी के बाद कहा, मिस्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले बदले में मैं आपको जो देना चाहता हूँ उस पर नजर मार लीजिए। विराट अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है। वह गार्ड अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को जयप्रकाश के सामने टेबल पर रख देता है। जयप्रकाश फाइल उठाकर उसे देखने लगता है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। विराट जयप्रकाश को एक ऐसा ऑफर देता है जो उसके बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वह कहता है, मिस्टर चतुर्वेदी, अगर आप मुझे वह चीज देने को तैयार हैं तो मैं आपसे मांगने आया हूँ, तो मैं आपके बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। मैं आपकी कंपनी में 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकेंगे और एक नए प्रोजेक्ट में एंटर कर सकेंगे। इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अपनी नेटवर्किंग और मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी आपके बिजनेस में लाऊंगा, जिससे आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आपको नए क्लाइंट्स और बिजनेस डील्स हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। जयप्रकाश हैरान होकर फाइल को देख रहा था और बेला इलियाना भी काफी ज्यादा हैरान थी।
जयप्रकाश ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आपको बदले में मुझसे क्या चाहिए मिस्टर सिंघानिया? 1 सेकंड की चुप्पी के बाद विराट ने कड़क आवाज में जवाब दिया, आपकी बेटी। विराट की आवाज सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। इलियाना की तो आंखें ही बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। क्या यह आदमी घर में वाकई में उसके लिए प्रपोजल लेके आया है? बेटी चाहिए का क्या मतलब? क्या यह शादी करने आया है? ओ माय गॉड, इलियाना बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अगर ऐसा है तो उसकी किस्मत चमकने वाली है। अंदर ही अंदर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेला भी हैरान थी और जयप्रकाश भी। विराट चुपचाप उनके बोलने का इंतजार कर रहा था। जयप्रकाश थोड़ा होश में आकर, यह आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? आपका क्या मतलब है? आप मेरी बेटी लेने आए हैं? विराट ने थोड़ा सीधा बैठते हुए कहा, देखिए मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे बात को गोल गोल घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारे ऑफर्स, ये सब कुछ जो अभी अभी आपने इस फाइल में देखा, प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे बिजनेस में आपको काफी मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ आपकी बिजनेस हिस्ट्री बहुत बड़ी मुश्किल से आपकी कंपनी सरवाइव कर पा रही है और उसे इस वक्त मेरे सपोर्ट की हद से ज्यादा जरूरत है। मुझे बदले में सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे की मम्मा उसको उसकी जरूरत है और आपकी बेटी से उसे लगाव हो गया है। बेला और जयप्रकाश हैरान होकर इलियाना की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। क्या यह वही आदमी है उसे अपने बच्चों की मां बनाने के बारे में सोच रहा है? इलियाना को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। जितना हैंडसम और पैसों वाला इंसान विराट सिंघानिया, वह खुशी खुशी उसके 2 बच्चों की सौतेली मां बनने को तैयार थी। इलियाना ने थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, आई मीन ऐसे अचानक? विराट जयप्रकाश से बोला, डोंट वरी, वह मेरे घर में मेरे बच्चे की केयरटेकर बनकर रहेगी, जिसके लिए मैं उसे हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी भी दूंगा। उसे बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। यह सुनकर तो इलियाना के पैरों से जमीन ही खिसक गई। क्या यह मुझे अपने घर में अपने बच्चों की केयरटेकर बनाने ले जा रहा है? क्या बोल रहा है ये? मुझे तो लग रहा है कि यह मुझसे शादी करने के लिए आया है। मैं आया बनकर कैसे रह सकती हूँ? मगर यह मौका इतना बुरा भी नहीं है। अगर मैं विराट को इम्प्रेस कर सकती हूँ तो हो सकता है कि वह मुझसे शादी कर ले। तभी कल्याणी और सनम भी हॉल में आ जाते हैं। सनम और विराट एक दूसरे को देखते हैं। विराट को देखते ही सनम थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन सनम को देखकर विराट की आंखें उस पर ठहर जाती हैं। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। बिल्कुल माया का चेहरा, 19-20 का भी फर्क नहीं, बिल्कुल माया जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में हमशक्ल नाम की चीज होती है? इस वक्त तो अपनी आंखें के सामने जो देख रहा है, उसे देखकर विराट को विश्वास हो गया कि वाकई में हमशक्ल जैसा कुछ होता है, वरना इस लड़की की शक्ल इतनी माया से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिलती है। यह तो बिल्कुल माया लग रही है। जयप्रकाश बोलने ही वाला होता है, मिस्टर सिंघानिया, मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी केयरटेकर कैसे बन सकती है? आपका ऑफर बहुत अच्छा है। लेकिन तभी इलियाना ने कहा, हमें मंजूर है, हमें आपका ऑफर मंजूर है मिस्टर सिंघानिया। इलियाना की बात सुनकर जयप्रकाश और बेला हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। बेला थोड़ा इलियाना के पास जाकर हल्का सा फुसफुसाकर बोली, यह तुम क्या बोल रही हो इलियाना? केयरटेकर कैसे बन सकती हो तुम तो खुद को नहीं संभाल सकती, तुम इनके बच्चों को कैसे संभालोगी? इलियाना ने अपनी माँ से कहा, मॉम, यह क्या बोल रही हैं आप? मैं खुद को क्यों नहीं संभाल सकती? और आप चिंता मत कीजिए। अरे आप भी तो यह देखिए कि आदमी कितना हैंडसम और पैसे वाला है। अगर आपकी बेटी भी कम खूबसूरत नहीं है। और सोच कर तो देखिए, इस पूरी दुनिया में इसके बच्चों ने मुझे ही क्यों पसंद किया? क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही आदमी लिखा है। एक बार इसके घर में पहुंच गई तो फिर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इससे शादी कर लूंगी। बच्चों का क्या है, मैनेज कर लूंगी। बेला ने फिर से धीमी आवाज में कहा, फिर भी एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें इसके बच्चों को संभालना है। पक्का तुम ऐसा कर पाओगी? इलियाना ने हाँ में सर हिला दिया। डेफिनेटली मॉम, आप हाँ कर दीजिए। उसके बाद बेला जयप्रकाश से धीमी आवाज में कुछ डिस्कशन करती है। जयप्रकाश को भी ऑफर तो काफी अच्छा लग रहा था। वह अपनी बीवी के साथ कुछ डिस्कशन करने लगता है, मगर विराट की नजरें तो सनम से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसकी नजरें ऐसे टिकी हुई थी जैसे चिपक गई हो। विराट को एहसास हो रहा था जैसे वह माया को देख रहा हो। हालांकि वह जानता था कि यह लड़की माया नहीं है, मगर फिर भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सनम की नजरें भी विराट पर जमी हुई थी। वह सहमी हुई सी खड़ी विराट को देख रही थी, मगर जल्द ही अपनी नजरें और अपना सर झुका लेती है। विराट के कानों में जयप्रकाश की आवाज सुनाई पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपका ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी को यह कब तक करना होगा? आई मीन कितने दिन, कितने महीने तक? विराट ने खड़ा होते हुए जवाब दिया, जब तक मैं चाहूंगा तब तक। और हाँ, आपकी बेटी को अभी चलना होगा मेरे साथ, अभी इसी वक्त। मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इलियाना हैरान होकर बोली, क्या अभी इसी वक्त? फिर कुछ सोचते हुए इलियाना ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी ही सही, मैं अपना सब कुछ सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद चलती हूँ आपके साथ। इलियाना वहां से जाने ही लगती है कि तभी विराट की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वेट! इलियाना कंफ्यूजन में विराट की तरफ देखती है तो विराट कहता है, तुम क्यों चलोगी मेरे साथ? वो लड़की जाएगी मेरे साथ। मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ, तुम्हें नहीं। भाग 14 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव दोस्तों।